हाँ जी दोस्तों, स्वागत है जी आपका। तो आज से हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम फंडामेंटल एनालिसिस को भी ले आएँ, क्योंकि अब टेक्निकल में हमने काफ़ी चार्ट्स वगैरह देख लिए हैं, इंडिकेटर्स भी लाने हैं उसके अंदर, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फंडामेंटल को भी हम स्टार्ट कर दें। हो सकता है कि आगे से अब एक दिन में 2 वीडियोज़ आया करें, कि आप लोगों की कइयों की डिमांड है कि सर और जल्दी कवर कराएँ इस सबको, तो फंडामेंटल एनालिसिस आज लेके आ रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस की आज इंट्रो वीडियो है जी। पहले तो जो बड़े-बड़े फंडामेंटल एनालिस्ट हुए हैं जिनको बाबा माना जाता है, उनके विचार थोड़े आज शेयर करेंगे कि वो कैसे सोचते थे इन्वेस्टमेंट के बारे में। पहले वॉरेन बफे साहब हैं, फिर उनके गुरुजी हैं। तो भाई उसके बाद थोड़ी इंट्रोडक्शन है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, किस तरह ये आपको हेल्प करेगा। नो डाउट अब चार्ट्स वगैरह की बात इसमें बिल्कुल नहीं है इतनी, ठीक है? नो डाउट हमें इन्वेस्टमेंट करते वक़्त दोनों को बैलेंस करके चलना है, हमें टेक्निकल भी देखने हैं, फंडामेंटल भी देखने हैं। पर ये अब आपके लिए एक नई एनर्जी लेके आएगा, एक फ्रेश सोच लेके आएगा और बहुत ही बढ़िया है बेटा, बहुत ज़्यादा। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। हम एक्चुअल कंपनियों का डाटा उठा के यहाँ किया करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है उसको बाद में समझते हैं। और पहले जो बड़े-बड़े मतलब कि जिन्होंने वेल्थ बनाई वर्ल्ड वाइड, कामयाब हुए, नाम बनाया, इनकरेज किया लोगों को, इंस्पायर किया, उनके थॉट प्रोसेस क्या थे? तो वॉरेन बफे की कुछ कोट्स मैंने यहाँ रखी हैं। कोट्स भी इनकी बहुत ज़्यादा भाई सारी नहीं है, कुछ गिनी-चुनी है 4-5 सिर्फ। समझते हैं, फीलिंग समझते हैं उसमें। कहते यू ओनली बाय समथिंग दैट यू डिड बी परफेक्टली हैप्पी टू होल्ड इफ द मार्केट शट डाउन फॉर 10 इयर्स। कहता आप वो चीज खरीदें जिसे आप तब भी रख पाते, आराम से रख लेते, चाहे मार्केट 10 साल के लिए बंद हो जाती। सोच देखो इसके पीछे कितनी डीप है। मतलब कि ऐसी कंपनी, ऐसी ड्यूरेबिलिटी चाहिए आपको कि भाई अगर 10 साल भी मुश्किल में निकालने पड़ जाए ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो भैया इन्होंने अपनी सोच को इम्प्लीमेंट भी किया, रास्ते दिखाए हम लोगों को भी कि कैसे कंपनियां चुनो। ठीक है जी। तो हम लोग क्या खरीदते हैं सर, हम खरीदा जी 160 पे खरीदा है, 3 महीने हो गए, 163 का ही है, रिटर्न ही नहीं आई, रिटर्न ही नहीं आई। ऐसे थोड़ा ना होता बेटा। आपके कैपेसिटी होनी चाहिए, आपकी कंपनी इतनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर मार्केट में कोई डिप्रेशन भी छा जाए, कोई दिक्कतें भी आ जाए, रिसेशन भी आ जाए, तो वो उसे सह सके। समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसके बाद कहता है जी अगली कोट में, रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट। कहते हैं, जब आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं तो खतरा ज्यादा, तो ही खतरा है एक तरह से। ये बेटा चाहे आप कुछ स्टडी कर रहे हैं उस पे भी है। मतलब कई बार स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, पता ही नहीं होता आगे स्कोप क्या है, उससे मिलेगा क्या। तो नेचुरल है कि फिर वो उसकी प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं करते। फिर जैसे आप गाड़ी चलानी सीखते हैं और किसी दोस्त से देखा कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है जी गियर को, ये वो, कि अपनी गाड़ी निकाल के निकल पड़ते हैं। हो सकता है गाड़ी स्टार्ट हो जाए और सड़क पे आप अपने लिए भी रिस्क पैदा कर दें और लोगों के भी लिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो। तो इन्वेस्टिंग में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपने कोई शेयर खरीद लिया, एग्जैक्टली आपको कंपनी के बारे में पता नहीं, उनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता नहीं, उनकी स्टैंडिंग के बारे में पता नहीं, पॉलिटिकल माहौल का उस पर क्या असर हो सकता है ओदा पता नहीं, तो भैया फिर यहाँ तो रिस्क है ही है ना, ये तुक्का है। शायद रिटर्न आए, शायद ना आए। फिर उसके बाद पहले वाला ही तकरीबन रिपीट है, क्योंकि मैं इस पे काफ़ी जोर देता हूँ कि पेशेंस बहुत चाहिए ना इन्वेस्टिंग में। If you are not willing to own a stock for 10 years, do not even think about owning for 10 minutes. सुन लो इस बात को। कहता अगर आप स्टॉक को 10 साल नहीं रख सकते, 10 मिनट भी रखने की ना सोचें। देख लो बेटा, इतनी पेशेंस वाली सोच है इसके अंदर कि रिटर्न आने में टाइम लगेगा। तो अगर तेरी लंबी सोच नहीं है तो छोटी सोच भी रहने दे, इंट्राडे भी रहने दे, ये तो ये कह रहा है। कहता है वी सिंपली अटेम्प्ट टू बी फेयरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी। कहता हम तब डरेंगे जब दूसरे लोग लालच दिखा रहे होंगे, लालच दिखाने का मार्केट में टूट रहे होंगे, शेयर पे खरीद रहे होंगे। एंड टू बी ग्रीडी व्हेन अदर आर फेयरफुल। और कहता हमें लालच तब आएगा जब बाकी डरे होंगे। इसमें वैल्यू बाइंग वाली बात हो रही है कि जब सही मौका है तब खरीदेंगे। अगले वाला थोड़ा टेढ़ा भाई, प्लीज इसमें कुछ पुट्ठा मतलब नहीं है, वीडियो नेचुरल है, बच्चों के लिए नहीं है, तो इस तरह की कोट यहाँ लिखी जा सकती है। कॉलिंग समवन हु ट्रेड्स एक्टिवली इन द मार्केट एन इन्वेस्टर, पूरा सुनना पहले। कहता है जो बंदा एक्टिवली ट्रेड करता है, रोज ट्रेडिंग करता है जैसे मार्केट में, उसे इन्वेस्टर नहीं कहा जा सकता। कॉलिंग समवन हु ट्रेड एक्टिवली इन मार्केट एज एन इन्वेस्टर इज लाइक कॉलिंग समवन हु रिपीटली engage
इन वन नाइट स्टैंड एज ए रोमांटिक। मीनिंग नेचुरल आप सारा समझ चुके हैं क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर, इस कोड के अंदर। मतलब कि जो एक्टिवली ट्रेड कर रहा है ना, एक्टिवली जो रोज की ट्रेड बहुत ज्यादा करता है, वो इन्वेस्टर तो कभी है ही नहीं, वो तो सॉर्ट ऑफ डीलर या स्पेकुलेटर है। तो उस बंदे को जो एक्टिवली ट्रेड करता है उसको हम इन्वेस्टर नहीं कहते। सर इनकी सोच तो ऐसी है, इनकी फिलॉसफीज तो ऐसी हैं कि शायद आप इनके अकॉर्डिंग अगर चलें रिसर्च करके, तो शायद साल में 1 या 2 बार ही शायद आप इन्वेस्ट करें, बट दैट विल गिव अ मैनी फोल्ड रिटर्न। मतलब ये वेट करते हैं, ये ऐसे नहीं कि रोज मैंने शेयर खरीदना ही खरीदना, या इस महीने मैंने क्यों नहीं खरीदा, ये बहुत मेहनत से खरीदते हैं, चेक करते हैं पहले चीजों को। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है कि कभी पैसा ना गवाओ। पैसे से इन्हें बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा। रूल नंबर 2 क्या है, कभी पहले रूल को ना भूलो। पहला रूल क्या है, माया नहीं गवानी आपने, चाहे जो मर्जी हो जाए। दूसरा रूल क्या है, भैया आपने पहला रूल नहीं भेज भूलना कभी भी। पहला रूल क्या है, पैसा नहीं गवाना। तो भैया ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की सोच है, जिन्होंने ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं कि जब तक दुनिया है तब तक इनके नाम रहने ही रहने हैं, कि जो इन्होंने काम करके दिखाए हुए हैं। तो नो डाउट इट इज नॉट इंट्राडे ट्रेडिंग टाइप ऑफ सिचुएशन। यहाँ एक बिजनेस की ड्यूरेबिलिटी, ਉਹਦੇ फंडामेंटल, ਉਹਦੀ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत कुछ देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, बिजनेस का कैश फ्लो, क्वार्टरली बेसिस पे ਉਹਦੇ स्टेटमेंट्स, पता नहीं क्या क्या हम देखने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद जी, इनको तो अब नेचुरल है, कोई भुला नहीं सकता। ये तो बुक ही ऐसी है कि भाई अगर आपके लाइफ में कभी भी टाइम हो, आप इधर एक एक पेज पढ़ें तो आपको बहुत मजा आएगा। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वाले बेंजामिन ग्राहम, इन्हीं के सब चेले हैं बेटा, आपको पता ही है। तो इनकी भी कुछ थॉट प्रोसेस, कुछ कोट्स कोट्स बहुत ज्यादा है, तो एक एक नहीं लाई जा सकती थी, कुछ कुछ उठाएंगे। देखो क्या कहता है, कहता है इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच अपॉन थोरो एनालिसिस, मतलब अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके, प्रोमिस सेफ्टी और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जो पैसा आपने लगाया, जैसे 1 लाख लगाया तो वो तो सेफ्टी, उसकी तो गारंटी है ही है कि ये सेफ रहेगा। एंड एडुकेट रिटर्न, एडुकेट रिटर्न का मतलब कि इस पे एक रिटर्न भी आनी चाहिए, रिटर्न भी आनी चाहिए। कहता अगर ऑपरेशंस इस चीज को नहीं मेट करते, देन दे आर स्पेकुलेशन। बेंजामिन साहब की जो सोच है, वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट वो होती है जो सोच समझ के पूरा एनालिसिस करके की जाती है, और जो ये चीज गारंटी करती है एक तरह से कि जो पैसा लगाया जा रहा है वो तो आएगा ही वापस, और साथ में रिटर्न भी आएगी। और कहता है अगर आप ये नहीं कर रहे, ये थॉट प्रोसेस ये नहीं है आपके पूरे एक्सरसाइज का, तो आप इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस कैरी आउट नहीं कर रहे, आप स्पेकुलेशन में उतर रहे हैं। तो देखें फिर कितनी मेहनत है ऐसी कंपनियां छांटना जो रिटर्न दे लंबे समय में। people who invest money for them, people who invest make money for themselves, कहता है जो तो इन्वेस्ट करते हैं वो तो पैसा अपने लिए बनाते हैं, ऑब्वियस है। people who speculate make money for their brokers। ठीक है, देखो यार, ऐसा इन्वेस्ट करने के लिए भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना है, मतलब बाइंग सेलिंग करनी है, नो डाउट कमीशन ब्रोकरेज इन्वॉल्व, ट्रेड करने के लिए भी। जो तो इन्वेस्ट करेगा वो तो अपने लिए पैसा बना रहा है। अब जो स्पेकुलेट करेगा, सट्टेबाज है, रोज ही उतरता है ट्रेडिंग करने, एक दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस, एक दिन भयानक लॉस, वो पैसा किसके लिए बना रहा है, अपने लिए तो बना नहीं रहा, अपना पैसा तो उजाड़ रहा है। वो पैसा किसका बन रहा है, ब्रोकर्स का, क्योंकि वो तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा, अच्छी कमीशन ब्रोकरेज वो लोग कमा रहे हैं। और सुने जी, यू मस्ट थॉरोली एनालाइज द कंपनी एंड साउंडनेस ऑफ इट्स अंडरलाइंग बिजनेस। मतलब ये लोग ऐसे लेके चलते हैं कि जैसे आपने शेयर में अगर पैसा लगाना है, तो आपने ऐसे सोचना है कि लाइक यू आर गेट बिकमिंग ओनर, क्योंकि शेयर का मतलब तो ओनरशिप ही है ना। तो आप क्या ही खुद ये बिजनेस करते, इस हालात में पहुंचे हुए बिजनेस, इस हालात में आप और पैसा लगाते हैं इसमें। मतलब कि इतना डीपली सोचो उसके बारे में। मस्ट थॉरली एनालाइज अ कंपनी, साउंडनेस ऑफ अंडरलाइंग बिजनेस बिफोर यू बाय इट स्टॉक। You must deliberately protect yourself against serious losses. You must aspire to educate, not extraordinary performance। कहता आपने अपने आप को लॉसेस से भी बचाना है, और आपकी जो एस्पिरेशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपको एडुकेट रिटर्न आए। आपको ऐसे नहीं सोचना कि मल्टीप्लाई हो जाए 2 साल के अंदर ही, हो जाए तो बहुत बढ़िया है, पर हम इस तरह स्पेकुलेटिव ग्रेड में नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं खरीदेंगे कि शेयर 3 रुपए का हुआ है, शायद साल में 10 रुपए का हो जाए, पता चले 3 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर आपने खरीद लिए, 3 लाख रुपए लगा दिया, साल बाद उसकी वैल्यू 30,000 रहेगी, क्या करोगे भाई? बिकॉज आप एडुकेट रिटर्न नहीं, एक्स्ट्रा रिटर्न में चले गए उधर प्राइस देख के।
यही 3 लाख अच्छी ब्लू चिप इक्विटी में लगाया होता, अच्छी कोर कॉम्पिटेंस वाली कंपनी में लगाया होता, हो सकता है 3 लाख का 4 लाख ही बनता 4 साल में, बहुत बढ़िया था, बहुत ज्यादा बढ़िया था। समझ रहे मेरी बातें? फिर क्या कहता है, एबनॉर्मली गुड और एबनॉर्मली बैड कंडीशन डू नॉट लास्ट फॉर एवर। बिल्कुल लाइफ के हर फील्ड में सच है बेटा, हमारी पर्सनल लाइफ में भी। बहुत बुरे हालात या हद से ज्यादा ही अच्छे हालात, सेलिब्रेशंस, सब कुछ ही बहुत बढ़िया, ये दोनों चीजें ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती। बहुत बुरे हालात, बहुत अच्छे हालात, ये टेम्परेरी हैं सेम मार्केट में। अगर एक जबरदस्त रिटर्न्स आ रही हैं तो हो सकता है वो 1 महीना, 2 महीना, 1 क्वार्टर मैक्सिमम। बहुत पिटाई हो रही है जिस तरह हो रही थी पीछे, आपने देखा ही, 7500 तक हम आए और वहां से आप देखें फिर रिकवर भी कर रहे हैं, अब फिर टूटेगी, फिर ये चलता रहेगा। मतलब ये कुछ भी स्टेबल नहीं होता। जो बहुत मंदी आ रही होती है वो भी लंबे समय तक नहीं खड़ी रहती, वो भी मौके दे देती है खरीदने के। और जो बहुत तेजी जा रही होती है वो भी मेंटेनेबल नहीं होती, गिरना होता ही है। तो इसलिए पेशेंस रखना जरूरी है। और सुनते हैं, मार्केट इज अ पेंडुलम दैट forever swings between unsustainable optimism which makes stocks too expensive, अनसस्टेनेबल ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म समझते हो ना, पॉजिटिव सोच। अनसस्टेनेबल मतलब कि जो रहेगा नहीं, टूट जाएगा। कहता मार्केट एक पेंडुलम है जो घूमती है अनसस्टेनेबल ऑप्टिमिज्म और अनजस्टिफाइड पेसिमिज्म, नेगेटिव सोच। अब कहता है जी जो अनसस्टेनेबल ऑप्टिमिज्म है वो स्टॉक्स को बहुत ज्यादा महंगा कर देगा, और अनजस्टिफाइड जो पेसिमिज्म है वो उनको बहुत सस्ता कर देगा। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कौन होगा? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज ए रियलिस्ट हु सेल्स टू द ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट को बेचो महंगी चीज, वही उसे बेच दो, एंड बायस फ्रॉम दिस पेसिमिस्ट। ये सोच है बेटा इन लोगों की। सर ये बड़ी मेहनत से इन्वेस्ट करते हैं, इनकी आप हिस्ट्रियां पढ़ो, रिसर्च फर्म्स हैं, टीम्स हैं बड़ी बड़ी, जो रिसर्च ही करती जा रही है कि कौन से कहाँ पैसा लगे। हम लोगों की तरह नहीं कि किसी की सुन के इन्वेस्ट कर दिया, नहीं नहीं नहीं। तो हमारी धारणा इसमें ये रहेगी फंडामेंटल एनालिसिस में कि हम इसको सीखें यार। नो डाउट जो ये टूल्स हैं वो इतने टेक्निकल की तरह मुश्किल नहीं है, चार्ट्स वगैरह तो बड़े, बैलेंस शीटें वगैरह हमें रीड करनी है, P&L देखना है, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी है, फिर आगे फ्यूचर फोरकास्ट किस तरह होता है वो देखना है। हाँ, मेरे को ये देखना होगा कि अपने चैनल में बहुत सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो कॉमर्स वाली बैकग्राउंड से नहीं है, तो हम बिल्कुल ही सिंपल अप्रोच रखेंगे ताकि कॉमन मैन को भी बैलेंस शीट, P&L, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सब कुछ करना आ जाए। ठीक है भाई, तभी मजा आएगा ना, जो सारे सीखेंगे। हमने अपनी रिवीजन थोड़ा ना करनी है यहाँ पे, सिखाना है। तो थोड़ा सा इसको टॉपिक को आगे भी बढ़ा लिया जाए। जैसे कि देखिए जी, हमने फंडामेंटल एनालिसिस का थोड़ा बहुत यहाँ थ्योरी तो आपके सामने रखनी जरूरी है। अब क्या है फंडामेंटल एनालिसिस, थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग में डल गया कि कंपनी के बिजनेस के बारे में पूरा चेक करो, एनालाइज करो, कंपनी के कैश फ्लोज चेक करो, सेल्स देखो, बहुत कुछ। पर हर एक चीज को ना एक सिस्टम से स्टार्ट करना चाहिए। पहले इसे पढ़ें कि क्या लिखा है। फंडामेंटल एनालिसिस हॉलिस्टिक अप्रोच है। हॉलिस्टिक मतलब डिटेल्ड। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल तो आप समझते हो ना, थिंग्स विच इज वेरी इसेंशियल, जो हमारी फाउंडेशन है, जो हमारे बेसिक है, उन्हें हम कहते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, ऐसी कंपनियों को फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब बेसिक्स, फाउंडेशंस, एसेंशियल्स। कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू स्टडी अ बिजनेस व्हेन एन इन्वेस्टर विशेस टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म, 3 साल या 5 साल के लिए। इट बिकम एक्सट्रीमली इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द बिजनेस फ्रॉम वेरियस परस्पेक्टिव। आज ये आपने कोई शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, मान लो 15 के दिन के लिए, वो कैंडल स्टिक्स और जो हमारे पास टूल्स हैं उनके बेस पे भी हो सकती है। उसमें चाहे आप उधर फंडामेंटल्स में ज़्यादा चाहे ना भी जाएं, बट जब आपने करनी है इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए, तो आपको पूरा बिजनेस मॉडल समझना होगा। इट इज़ क्रिटिकल फॉर इन्वेस्टर टू सेपरेट द डेली शॉर्ट टर्म नॉइस, जो अप डाउन होते हैं इन स्टॉक प्राइस, एंड कंसंट्रेट ऑन अंडरलाइंग बिजनेस परफॉर्मेंस। कहते हैं रोज स्टॉक 5 रुपये बढ़ रहा है, 10 रुपये नीचे जा रहा है, फिर 15 रुपये बढ़ता है, फिर उसके बाद 20 रुपये बढ़ता है, फिर 30 रुपये नहीं। ये बातें बंद करो। जो आप इन्वेस्टर हो, आप बिजनेस मॉडल को समझो, उन्हें, उनके बिजनेस मॉडल को समझो। अब जैसे इंडिया में देखिए, नेस्ले है, फिर इंडिया में पेज इंडस्ट्री है, आइशर मोटर है, मारुति है। क्या रिटर्न्स दिए हैं इन्होंने ओवर द पीरियड। तो इनके बिजनेस मॉडल को भी जब आप देखना शुरू करेंगे, तो इनके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो बहुत ही मतलब कि फैले,
कई डिमांड उनकी क्रिएट हुई और अकॉर्डिंगली कंपनियों ने ईयर दर ईयर जबरदस्त रिटर्न दिए। ये समझें कंपनी का कि कई कंपनी किस चीज में डील करती है, उसका कंज्यूमर बेस कितना है, आगे फ्यूचर कैसा है। आप पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें कि सेल पिछले 5 सालों में बढ़ भी रही है कि नहीं, प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं। ये सब देख के लगाएं, ये देख के ना लगाएं कि 180 का है तो 190 का हो जाएगा 2 दिन में। ये काम इन्वेस्टमेंट नहीं होते, स्पेकुलेशन होते हैं। Over the long term, the stock price of a fundamentally strong company tend to appreciate. मतलब जो fundamentally strong होती है ना कंपनी, उसके stock price appreciate होते हैं, thereby creating the wealth for investors. और आपके लिए पूंजी क्रिएट होती है, आपके लिए पैसा क्रिएट होता है। Fundamental analysis is a classic way to examine company and investment for variety of reasons. मतलब हमें फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करना चाहिए, ਉਹਦੇ कुछ चुनिंदा रीजंस मैंने यहाँ रखे हैं जिनको मैं आपको समझाता हूँ। बेस्ड ऑन फैक्ट नॉट ओपिनियन। जैसे अभी बात चल रही थी कि किसी प्लानर ने कह दिया कि ये शेयर खरीद लो, ये बड़ा नीचे आया हुआ है। नहीं नहीं, ये ओपिनियन है उसका। आप फैक्ट पे रहेंगे, आप हकीकत से बात करेंगे, गॉसिप नहीं कि ये सारे कह रहे खरीद लो ये बढ़िया होगा। इट इज ईजी टू गेट कॉट अप इन द जर्नल इंथ्यूजियाज्म अबाउट व्हाट द कंपनी इज डूइंग और प्रोडक्ट इट्स सेलिंग। कहते हैं बहुत आसान है कि आप फंस सकते हैं जाल में, माया जाल में, कि सारी तरफ इस कंपनी की बातें चल रही हैं, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। बट फंडामेंटल एनालिसिस ब्लाइंड यू टू दिस इन्वेस्टमेंट हाइप। इस तरह की इन्वेस्टमेंट हाइप जब क्रिएट हो रही होगी, जब सभी तारीफें कर रहे होंगे, तो फंडामेंटल एनालिसिस आपके काम आएगा। वो आपकी आंखों पे पट्टी बांधेगा कि इधर ना देख, एंड गेट यू फोकस्ड ऑन द बिजनेस रियलिटीज। और आप कंपनी के बिजनेस रियलिटीज में जाएंगे। It doesn't matter if all the kids are in neighborhood buying a company product, if the company isn't making any money at all, any money at selling them. एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। एक दौर था कि जब यूनिटेक का शेयर बहुत चला था। यूनिटेक ये रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी, चाहे आप चेक करना, तो बड़ी हाइप थी उसकी उस वक्त। जो इस पॉइंट में लिखा हो सब कुछ था, वो सारी कहते थे यूनिटेक खरीदो, यूनिटेक खरीदो। पर जो फंडामेंटल एनालिस्ट थे, जो इंटेलिजेंट बंदे थे, वो ये देख रहे थे यूनिटेक की जो भी क्वार्टरली स्टेटमेंट्स आती हैं, क्योंकि जो अपनी लिस्टेड कंपनी है ना भैया, इनको हर 3 महीने बाद अपना इंफॉर्मेशन हमें देना पड़ता है। उसमें लोन दर बदर बढ़ता ही जा रहा है। यूनिटेक ने इतने लोन ले लिए थे, उससे बहुत लैंड बैंक खरीद लिए थे, जगह जगह पे जमीनें खरीद ली थी, पर प्रोजेक्ट्स की सेल नहीं कर पा रहा था यूनिटेक। फिर उधर 2008 वाला वो कांड हुआ, लीमन ब्रदर फेल हुआ, सारा रियल एस्टेट सेक्टर में थोड़ा उलझन सी आई उस वजह से। यूनिटेक ने अपने आप को बहुत ओवरबर्डन कर लिया था लोन लेकर, और बदले में सेल वो दिखा नहीं पा रहे थे। पर फिर भी आप दोस्तों से पूछेंगे जिनको कम समझ है, जो वो चीजें देखते नहीं, हाँ यूनिटेक खरीदो, यूनिटेक खरीदो, यूनिटेक खरीदो, वो तो बहुत चलना, बहुत चलना। पर जो फंडामेंटल एनालिस्ट था उसने बहुत देर पहले ही वार्न कर दिया था, ये लोन ये रीपे नहीं कर पाएंगे और दिक्कत में बड़ी में फंसने वाले हैं ये, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेंट्री तो सेल होती नहीं है। जो ये ज़मीन खरीदते हैं, ना ही वो प्रोजेक्ट पूरे होते हैं, ना ही वो फ्लैट्स बनते हैं। कई बार ये बन भी जाते हैं तो बिकते नहीं हैं। तो जो तो बंदे फंडामेंटल समझते थे, वो तो फैक्ट पे काम कर रहे थे, ओपिनियन पे काम नहीं कर रहे थे, वो बच गए। तो दूसरे आज भी रोते हैं कि हमारे तो जी हमने इतने पे खरीदा था, अब इतने का हो गया शेयर, तो बहुत नुकसान हो गया। तो ये ध्यान रखना भाई, कंपनी के बारे में समझो, ऐसे ही ना पैसे लगाओ। गुड एट पिन पॉइंटिंग द शिफ्ट इन बिजनेस हेल्थ। मतलब अगर कंपनी की हालत में, हेल्थ में या हालत में कुछ चेंजेस आ जाएं, तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत आसानी से उसे पिन पॉइंट कर देता है, आपको अलर्ट कर देता है। कैसे? इफ द कंपनी सक्सेस इज स्टार्टिंग टू फेड, यू विल सी इट ऑन द फंडामेंटल। कहता नो देयर वोंट बी ए जाइंट साइन सेइंग सेल द स्टॉक। कहता ऐसा नहीं है कि लिख के आ जाता कि सेल द स्टॉक। कंपनी ऐसे क्यों लिखेगी यार? जब आप उनकी बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, और जिधर अंदर आप देखते हैं लॉस बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, कैश जनरेशन हो नहीं रही, माल बिक नहीं रहा, तो आपको दिख जाता है कि हाँ ये कंपनी शायद पहले सक्सेसफुल थी, बिल्कुल थी, पर अब नहीं है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में हमारे कई बैंक्स हैं ਜਿਹੜੇ किसी टाइम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बैंक होते थे, पर अब नहीं है। क्या कर सकते हैं कि उन्होंने लोन ऐसे दिए जो एनपीए होते गए, एनपीए होते गए। तो अब हम उनमें इन्वेस्ट थोड़ा ना करते हैं कि ये कह के कि ये पहले अच्छे थे तो अभी भी अच्छे, बट नाउ दे आर नॉट फंडामेंटली गुड। तो ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस हमें हेल्प करता है। All about execution. The company CEOs are usually good at getting the investor focused on future and how things are going to get better next quarter. देखो जब भी किसी कंपनी के रिजल्ट अनाउंस होते हैं, तो कई बार उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह जब चल रही होती है, तो जहाँ वो उनके सीईओ होते हैं, वो आगे के लिए गाइडेंस बड़ी अच्छी देते हैं।
हाँ जी, ये ऑर्डर बुक है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। बट हम इस पे नहीं जाते। फंडामेंटल्स आर बेस्ड इन रियलिटी। हम रियल में चेक करते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो भी सकता है कि नहीं। देखो भाई, जो कंपनी चला रहा है वो तो यही कहेगा ना सब बढ़िया ही है। अब सत्यम वाला जो केस है तो उसमें राजू ने खुद एक वक्त, जो उनके फाउंडर थे मिस्टर राजू, उन्होंने खुद एक डिक्लेयर किया कि ये सब फेक है, सब विंडो ड्रेसिंग होती थी हमारे रिजल्ट्स में। तो उससे पहले जो क्वार्टर दर क्वार्टर उनके रिजल्ट्स आए थे उन पे तो अच्छी गाइडेंस वो देते रहे थे। बट वो तो फ्रॉड था ना, बड़ी तरीके से प्लांटेड था। पर तब भी कई लोग कहते थे कि इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ, अब एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी इन्फ्लुएंस करेगा कि आप फंडामेंटल एनालिसिस कितना अच्छा कर सकते हैं। जैसे हम, मेरे और आपके जैसे लोग तो अब इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे हम लोग। हमारे पास 2-3 सोर्सेज हैं। कंपनी की वेबसाइट, वहाँ से एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करो। मनी कंट्रोल, वहाँ से देख लो, कंपैरिजन भी हो जाता है, कई सालों के इकट्ठे मिल जाते हैं। अब और ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम। ट्रेड का जो कह लो, कुछ ट्रेड के भी डाटा आते हैं ना कि इंडस्ट्रियल आउटपुट के ये वो। फिर कुछ है जी साइट्स हैं जो फोरकास्ट करती हैं। पर सम अदर पीपल्स, जो एक बड़ी कह लो जी एनालिस्ट फर्म है, जिनके पास बहुत ज़्यादा स्टाफ है रिसर्च करने के लिए, उनके पास फंडामेंटल रिपोर्ट्स ज़्यादा डिटेल में तैयार होती हैं। और उनकी पढ़ी बनी हुई रिपोर्ट्स पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं है, प्रोवाइडेड वो क्रेडिटेबल हो, ये ना हो कि कंपनी के फेवर में लिख रहे हो। अ वे टू पुट प्राइस टैग ऑन कंपनी, कहते फंडामेंटल ऐसे इसलिए भी जरूरी है ताकि हम एक शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए हमारी नजरों में वो लगा सकें। कहते स्टॉक मार्केट एक ऑक्शन है, ऑक्शन ऑफ बायर एंड सेलर डज अ गुड जॉब, तो वहाँ प्राइस होता रहता है फिक्स रोज ही, आपको पता। बट फंडामेंटल एनालिसिस गिव यू अनदर वे टू सी हाउ मच बाय बाइंग और सेलिंग इन्वेस्टर्स जो हैं पे कर रहे हैं इसके लिए, स्टॉक के लिए। नो डाउट इस पे हम बात करेंगे। शेयर की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास पी मल्टीपल्स की टेक्निक है, हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है, वो सब भी हम सीखेंगे इसके अंदर। तो होपफुली आपको फंडामेंटल एनालिसिस की इंट्रो पसंद आई होगी। एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा आपके दिमाग में कि भाई जो इतनी वेल्थ जिन लोगों ने बनाई है उसमें इन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई है इस सब में, रिसर्च में। तो हम भी, चाहे हमारे पास अभी इनिशियली टू स्टार्ट विद पैसा कम है, इन लोगों के पास भी तब कम ही था, बट हम सीखें सही, रिसर्च करके लगाएं। ये नहीं कि किसी भी शेयर पे नाम लिया और लगा दिया। तभी तो मैं पिछली वीडियोस में हमेशा आपको कहता था कि रुको, अभी बहुत सीखना है। ठीक है बेटा, कोशिश रहेगी कि रोज 2 वीडियो लाऊं आपसे। ठीक है जी। बाकी जैसे भी हो पाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन तो सारी मिलती रहती है। ओके जी बेटा, बाय बाय।